करें शुरू। हमने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने कहानी सुनी थी। कहानी में क्या सुना था? हाँ, सबको मार्केट में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए, कोई किसी को पैसे दे नहीं पा रहा, देना चाहता है फिर भी नहीं दे पा रहा कि भाई कोई मेरे पैसे लेके ना भाग जाए। ये सारी कहानी हमने सुनी थी चैप्टर 1 में। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 11। अब एक सवाल आएगा कि भैया चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 11 क्यों? क्योंकि भाई इसके कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 से लिंक्ड है। ठीक है, इन कॉन्टिन्यूएशन है। मुझे नहीं पता आईसीआई ने इसको चैप्टर 11 क्यों डाला है, पर कोई बात नहीं, हम लॉजिकल वे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 के बाद हम चैप्टर 11 करेंगे, फिर हम वापस से चैप्टर 2 पे आएंगे। ठीक है, तो कहानी हमारी खत्म हुई थी जब वो सारे गुरुजी के पास गए थे, पेड़ के नीचे बैठे थे और सभा लगाई थी। गुरुजी ने कहा था कि भाई ऑडिट करा लो। ठीक है, ऑडिट कराने से सबकी समस्या का समाधान हो गया था। दैट इज़ फाइन। आज चैप्टर 11 में हम उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और चैप्टर 1 में जब गुरुजी ने कहा कि भाई ऑडिट करा लो, तो सवाल आया कि ऑडिटर बनेगा कौन। ठीक है, अब बताओ ऑडिटर बनाएंगे किसी को? तो सभा में एक बंदा बैठा था, कह रहा कि मेरे को बना दो ऑडिटर, मेरे को बना दो, मैं कर लूँगा सारे अकाउंट्स के ऑडिट। कह रहा भाई तू कैसे कर लेगा, क्या करे तूने, तेरे को अकाउंट्स चेक करने आते हैं? कह रहा मैं सीए हूँ, मैंने 5 साल पढ़ाई करी है और मेरे को सब कुछ आता है। ठीक है, कह रहे तू कर लेगा? कह रहा हाँ डिग्री देख लो, अभी तो पास हुआ हूँ मैं 2 महीने पहले, सीए नया बनाऊँ, सब कुछ कर लूँगा। अच्छा, कर तो लेगा तू अब सीए, तो ध्यान से कर लेगा? ऐसा तो नहीं कि भाई अब तू सीए बन गया तो सोचा कि अब पढ़ाई वढ़ाई में बहुत मेहनत कर ली, अब क्या मेहनत करनी है। कह रहा नहीं मैं बिल्कुल ध्यान से करूँगा। ठीक है, तो लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे, कह रहे यार इस पर भरोसा नहीं हो पा रहा इसकी शक्ल देख के। ठीक है, तो भाई ऐसा लग रहा है कि तू पैसे लेके मैनेजमेंट के साथ मिल जाएगा, फिर हमें बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, भले ही गलत हो। हम कैसे भरोसा करें उस पर? क्या करते हैं जब भरोसा करना होता है किसी पे? क्या करते हैं? बचपन में क्या करते थे? ट्राई करके देखते थे। क्या ट्राई करके देखोगे? कैसे? नहीं, उस अश्योरेंस के लिए क्या करते थे? बचपन में क्या करते थे? जब कोई बच्चा तुम्हारी टॉफ़ी चुरा ले और तुम उससे कहते थे भाई तू बता तूने खाई है, वो कहता था नहीं खाई है, फिर तुम उसको क्या कहते थे? माँ कसम खा। तो हमने उसको कहा कि भाई कसम खानी पड़ेगी। कह रहा कसम खा लो। तो हम लाए गीता, उससे खिलाई कसम कि भाई जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, जैसा हाल होगा वैसा ही आगे तुम्हें बताऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। तो हमने कहा कि भाई अब गीता की कसम भी खा रहा, लड़का सीए भी है, तो इस पर भरोसा करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने उस सीए को अपॉइंट करा और हमने कहा कि जाओ अंबानी जी की ऑडिट करो। ठीक है, लड़का पहुंचता अगले दिन अंबानी जी की ऑडिट करने। नया लड़का सीए बना, रिलायंस की ऑडिट मिल गई सीधा। सोचो कैसा लगेगा? फुल एकदम टशन में घूमेगा। ठीक है, अगले दिन सूट बूट पहन के जा रहा है, टशन में घूम रहा है। 2-4 दिन हो गए ऐसे ऑडिट चल रही थी, कर रहा था अपने जो भी काम करने थे उसको। ठीक है, चेकिंग कर रहा था। लेकिन लड़के को एक बुरी आदत थी, सिगरेट बहुत पीता था, चाय सुट्टा ब्रेक पे जाता था। तो एक दिन ऐसे ऑडिट करते करते चाय सुट्टा ब्रेक लिया और टपरी पे पहुंच गया। टपरी पे उसको मिली मैडम। ठीक है, अब मैडम को देख के, सीए स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में 2 ही तो दुख होते हैं, एक नौकरी और एक छोकरी। नौकरी तो मिल गई, अब बस मैडम और मिल जाए। ठीक है, तो काम बन जाए। तो अब वो जाता है मैडम के पास कि क्या कहते हैं आप? मैडम बताती है मैं फलाना कंपनी में ये काम करती हूँ। कह रहा भाई सीए है? नहीं भाई थोड़ी बोलेंगे, मैडम को अप्रोच कर रहे हैं। कह रहा हाँ हम सीए हैं, और हम ऐसे वैसे सीए नहीं हैं, हम रिलायंस के ऑडिटर हैं, हम रिलायंस की कंपनी में ऑडिट करते हैं। तो जहाँ भी जाते हैं ना सब हमारे पैरों में गिरते हैं कि बाबूजी सर, इतनी इज्जत है हमारी। ठीक है, तो मैडम आप अपना नंबर दोगी क्या, आपको बाहर घुमाने लेके जाएंगे। मैडम देख रही है ऊपर से नीचे तक। जिस इंसान की शक्ल पे शेयर होल्डर्स को भरोसा नहीं हुआ, उस पर मैडम को भरोसा हो जाएगा? होगा नहीं। पर मैडम ने नंबर दे दिया अपना। ठीक है, चाय सुट्टा ब्रेक से सर खुश होते होते वापस आ गए ऑडिट करने। मैडम चली गई अपनी कंपनी में। मैडम ने नंबर दे दिया कि लड़का सीए है, कुछ तो होगा ही। ठीक है, अब सर ने शाम को पूछा मैडम से डेट के लिए। मैडम ने कहा ना अभी एकदम से नहीं जाएंगे, पहले हम कुछ दिन बात करके देखते हैं, फिर डेट पे चलेंगे। तो अब सर रोज़ ऑडिट करने आते, रोज़ रात को मैडम को फ़ोन खड़का देते घर जाते ही। ठीक है, फिक्स टाइम 8 बजे मैडम को फ़ोन, और रोज़ बातें कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो, आज आपका दिन कैसा रहा। क्या बात करेगा लड़का? ये बात करे आज आपका दिन कैसा रहा। मैडम भी फुल इंटरेस्ट दिखा रही कि आपका दिन कैसा रहा, आप बताइए
अब लड़के से पहली बार किसी लड़के ने बात करी और इतनी प्यार से बात करी कि आपका दिन कैसा रहा, आप बताइए। लड़का फुल सब बता रहा है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने ना ये किताब मंगाई, ये अकाउंट्स मंगाए, उसका ये बिल निकला, तो फिर मैंने उसको डांट लगाई और मंगाया मैंने, ये सब बता रहा है। ठीक है, मैडम बहुत ध्यान से सुन रही है, सारी बातें सुन रही है। डेली का हो गया, लड़का 8 बजे फ़ोन कर रहा है, रात को 2-2 बजे तक बातें चल रही कि बेबी आज मैंने ये किया, बेबी आज मैंने वो किया। लड़के को लग रहा है कि मैडम से शिफ्ट हो गया। हाँ, मैडम से शिफ्ट हो गया। मैडम से शिफ्ट हो गया। हाँ, तो अब थोड़े दिन बात करने के बाद तो बेबी पे आएगा ना, धीरे धीरे करके बढ़ेगा तो सही, मैडम ही थोड़ी बोलता रहेगा। मैडम तो फॉर्मल हो गया, धीरे धीरे करके बेबी पे आएगा, फिर प्रपोज भी तो करेगा। तो अब लड़के को लग रहा है कि सच्चा प्यार मिल गया कि मैडम अब मेरी बातें सुन रही, इतनी बोरिंग बातें रात को 2-2 बजे तक सुन रही है। क्या लगता है तुम्हें? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ होगी? या तो वो रिलायंस की कंपनी से मिली हुई है मैडम। रिलायंस की कंपनी से मिले होने का क्या, रिलायंस के तो हम ऑडिटर ही हैं। नहीं मतलब या तो वो जो मैडम थी ना, वो जो मैडम थी वो काम करती थी सामने वाली कंपनी में, सामने वाली कंपनी थी रिलायंस के कॉम्पिटिटर। तो जो जो बातें सर मैडम को बता रहे हैं कि बेबी ये डेटर है, ये क्रेडिटर है, आज इसने मैंने ये बिल देखा और वो बिल देखा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैडम अपनी मैनेजमेंट को दे रही है और मैनेजमेंट दे रही है मैडम को पैसे। इसलिए मैडम रात को 2-2 बजे तक सारी बातें सुन रही है बैठ के कि आज सीए सर ने क्या किया। ठीक है, लेकिन इसको नहीं पता, इसको तो लग रहा है मेरे को सच्चा प्यार मिल गया। ठीक है, ऐसे ही कुछ दिन होते हैं और ऑडिट खत्म हो जाती है। ऑडिट खत्म हो जाती है, ये बताता है कि बेबी अब बस रिपोर्ट बनानी है और लिख के देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी सही है, कोई ऐसा गड़बड़ी मिली नहीं मुझे। ठीक है, तो यही बात वो जाके अपनी मैनेजमेंट को बता देती है। मैनेजमेंट कह रही है ऐसे थोड़ी होता है यार, कुछ जुगाड़ लगाओ, उससे बोलो कि लिख के दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसे तो उस कंपनी का शेयर प्राइस और बढ़ जाएगा, लोग उस पर और ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि उसका नाम खराब हो ताकि कस्टमर्स हमारे पास आए। उससे बोलो ना कि कुछ हो सकता है तो कुछ करे, देखे, हम आपको पैसे देंगे। मैडम को उन्होंने रेट बताया कि इतने पैसे देंगे हम आपको अगर आप उससे ये करा देते हो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, अब रात को फ़ोन आया, कह रही बेबी अब हम इतने क्लोज तो हो ही गए हैं, तो मैं तेरे को कैसी लगती हूँ? कह रहा तेरे लिए तो मैं जान भी दे सकता। कह रही सोच ले, सोच के बोलियो। कह रहा हाँ हाँ तू बोल तो सही, तेरे को क्या चाहिए? कह रही देख, कल जो तू ऑडिट रिपोर्ट देगा ना, उसमें ये मत लिख कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, उसमें लिख कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है और फिर साइन करके दे दे। ठीक है, कह रहा यार तू जान मांग लेती ना, मैं जान दे देता, पर ये कैसे दूँ, मैंने तो कसम खाई है। ठीक है, और चल तेरे लिए मैं कसम तोड़ भी दूंगा, लेकिन अगर मैं लिख के दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो मैनेजमेंट कल को टीवी पे आके बोलेगी कि दिखाओ एविडेंस, कौन सा बिल गलत है, कौन सी एंट्री गलत है दिखाओ, और गलत है ही नहीं तो मैं दिखा कैसे दूंगा? फिर तो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि मैं फ्रॉड हूँ और एविडेंस भी नहीं मिलेगा, फिर कोई और सी आएगा और साइन कर देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो ये बात ना फिट नहीं बैठ रही। ठीक है, लॉजिकल बात है, लेकिन बेबी थोड़ी सी ये थी, बेबी को तो ये था कि मेरे को पैसे चाहिए। उसने कहा कि नहीं देख, कल से फ़ोन मेरे पास तभी करियो जब तू एग्री हो जाएगा ये लिखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, वरना हमारा ब्रेकअप। क्या पहले तो कह रहा था मैं जान भी दे सकता हूँ, इतनी सी चीज़ मांगी वो नहीं दी जा रही तुझसे। तो अब मैडम ने फ़ोन रख दिया, भाई हमारा फ़ोन ट्राई कर रहा है, फ़ोन ट्राई कर रहा है, मैडम फ़ोन नहीं उठा रही। तो अब क्या करेगा भाई? ब्रेकअप होने के बाद लड़के सबसे पहले क्या करते हैं? गम मनाते हैं। गम मनाते। कैसे मनाते हैं? बता बता बता। नहीं नहीं, एक बहुत कॉमन तरीका है, बता ना। वो सॉरी लोग क्या रोते कहाँ हैं? दोस्तों के साथ मिलते दोस्तों के साथ कहाँ जाते हैं? बाहर बार्स में जाते हैं। सर को पूरा एक्सपीरियंस है कह रहा गम मनाते तो इन्होंने भी वही किया। ये सर गए सबसे पहले बार में, बोतल उठाई और पीना शुरू किया कि अब रास्ता तो बचा नहीं कुछ। रात को बार में पीते पीते 4 बज गए। इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे लड़की को तो जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो इन्होंने दारू पीते पीते डिसाइड किया कि भाई मैं इस कंपनी की चेकिंग बढ़ा दूंगा, मैं सारी और चीज़ें चेक कर लूँ। हम सैंपल बेसिस पर ऑडिट करते हैं, कहा कि मैं और ज़्यादा सैंपल लूँगा, बहुत सारे सैंपल लूँगा, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ निकलेगी और उसके बेसिस पे मैं कह दूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है। ये आइडिया है सर खुश कि नौकरी भी बच जाएगी, ब्रेकअप भी बच जाएगा। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी पड़ेगी, कर लेंगे। तो सुबह के 4 बज रहे थे, सर ने गाड़ी उठाई, 180 की स्पीड पर चलाते चलाते सीधा पहुँचे कंपनी, सारी रेड लाइट तोड़ दी, सब कुछ। ठीक है, सुबह वहाँ पे चौकीदार सो रहा था, पियोन सो रहा था, जाके उस पर चिल्लाने लगे, ये क्या है, सो क्यों रहा है? सुबह इतनी सुबह हो गई, देख उठने का टाइम हो गया, खड़ा हो, चल फाइल लेके आ। कह रहा साहब इतनी जल्दी? कह रहा मैं जैसा बोल रहा हूँ फाइल लेके आ, सारी फाइलें लेके आ, आज तेरा भाई ऑडिट करेगा। ठीक है,
दारू की बोतल हाथ में, कह रहा आज भाई ऑडिट करेगा, सारी फाइलें मंगा ली। अब सर ने दिन रात एक करके कुछ दिन बैठ के सारी डिटेल जांच पड़ताल करके निकाल दिया फ्रॉड। उनको मिला एक ऐसा फ्रॉड जो कि बहुत बड़ा था और कंपनी ने बहुत ध्यान से वो फ्रॉड कर रखा था ताकि पकड़ में ना आए। लेकिन अब सर ने जब डिटेल चेकिंग करी तो पकड़ में आ गया। तो अब क्या होगा? अब ब्रेकअप होने से बच जाएगा, ब्रेकअप बच जाएगा, ठीक है। और शाबाशी अलग मिलेगी कि देखो लड़का कितने अच्छे से काम करता है, फ्रॉड पकड़ लिया मैनेजमेंट का। ये थी हमारी कहानी। कहाँ से शुरू हुई? जब उसको ऑडिटर अपॉइंट करा, भाई ने कसम खाई। कसम खाने के बाद क्या हुआ? अच्छा टाइम चल रहा था, नौकरी मिली, फिर छोकरी मिली, भाई को मिली गर्लफ्रेंड। उसने क्या करा? सारी चीज़ें बताई उसको। लेकिन गर्लफ्रेंड कैसी थी? चालू थी, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटिटर कंपनी में थी, मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन बेच रही थी। तो फिर गर्लफ्रेंड ने क्या प्रपोजल रखा कि हाँ ये लिख के दिखाओ, ये लिख के रिपोर्ट दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, तो हमारा रिश्ता कुछ आगे बढ़ सकता है। फिर भाई ने क्या किया? और मेहनत नहीं करी, किया क्या उससे पहले? सोचा, गम मनाने गया, सोचा कि क्या करूंगा, हाँ, दारू की बोतल उठाई, गम मनाया, आइडिया आया भाई को। भाई ने फिर 180 की स्पीड में सारी रेड लाइट तोड़ी और सीधा पहुंचा कंपनी में जाके पियून से आके सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आ। सर हैं हम तुम्हारे, ठीक है, तमीज़ से बात करो, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ, ये सारी चीज़ें। और फिर बहुत मेहनत करके आखिरी में फ्रॉड निकाल दिया। कहानी सिंपल है। पेज नंबर 15 पे आए एक बारी। क्या लगता है अगर ऐसा ऑडिटर हो तो आईसीआई कितने दिन सर्वाइव करेगा? एक हफ्ता एक हफ्ता भी ज़्यादा है। तो इसीलिए आईसीआई ने अपने कोड ऑफ एथिक्स में लिख दिया कि भाई कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो एक ऑडिटर को फॉलो करने हैं, ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है। तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? देखो, सबसे पहले प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने क्या बोला कि कर लेगा भाई, तू कैसे कर लेगा बता। उसने कहा कि मेरे पास सीए की डिग्री है। चल सीए में तो तूने बहुत मेहनत करी है, डिग्री ले ली, लेकिन अब क्या ऑडिट में भी मेहनत करेगा? ऐसा तो नहीं करेगा कि भाई सीए में बहुत मेहनत कर ली और ऑडिट में मेहनत नहीं करूँ। ड्यू केयर के साथ काम करेगा? कह रहा हाँ भाई बिल्कुल, नया सीए बनाऊँ, ड्यू केयर के साथ काम करूँगा। कह रहा शक्ल पे भरोसा नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या करा? कसम खिलवाई, ठीक है। तो भाई ने कसम खाई। कसम का मतलब इंटीग्रिटी की, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, ऑनेस्टी। फिर भाई को कौन मिली? बंदी। उसके साथ भाई ने क्या किया? चिट चैट, सारी चीज़ें बता दी, कॉन्फिडेंशियलिटी के धज्जे उड़ा दी। एक होता है प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी का कि भाई जो क्लाइंट ने तुम्हें डेटा दिया है तुम अपने पास ही रखो, सबको बताते मत फिरो, ठीक है। तो भाई ने कॉन्फिडेंशियलिटी के फुल धज्जे उड़ाई, रात को बेबी को सारी बातें बताई। फिर बेबी ने क्या कहा आखिर में आके? बेबी ने कहा कि भाई तुम लिख के दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है ऐसा ही, लेकिन तुम लिख के दो कि गलत है। तो भाई ने हाथ पैर जोड़े, लेकिन बेबी ने कहा कि फ़ोन तभी करना जब मेरी कंडीशन पे हाँ होगी, ठीक है। फिर भाई ने क्या किया? गम मनाया, गाड़ी उठाई, दारू पी और 180 की स्पीड पे चला के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंच के की बदतमीजी कि भाई तुम इतने बजे कैसे सो रहे हो, लाओ फाइल लेके आओ सारी, ठीक है। विच इज़ प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या भाई का बिहेवियर प्रोफेशनल था? तो आईसीआई बोला कि भाई प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि जो तुमने ओरिजिनली डिसीजन निकाला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है गलत है, वो वैसा ही रहे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके चेंज ना करो, ठीक है। 5 चीज़ें, इजी, कहानी समझ में आ गई? आ जाओ पेज नंबर 14 पे। दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स होता है मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। नैतिक संविधान, मतलब जो भी इसको हिंदी में बोलेंगे, मतलब मोरल प्रिंसिपल से समझ में आ गया। जो भी हमें प्रिंसिपल सिखाए जाते थे बचपन में, मोरल वैल्यूज़ कि भाई सच बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबको। दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। एक प्रोफेशनल को किस किस तरह के एथिक्स का पालन करना चाहिए, ठीक है। दीज 5 आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है, देखो मैं रेड वाले कीवर्ड्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप पूरा खुद से पढ़ोगे और मुझसे पूछोगे कोई दिक्कत होगी तो। इंटीग्रिटी मतलब ऑडिटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब है फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, कि सही से व्यवहार करे,
सच्चाई से व्यवहार करे और ट्रूथफुल रहे, ठीक है। ही शिल नॉट बी नोइंगली एसोसिएटेड विद एनी इन्फॉर्मेशन, अपने आप को किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट ना करे जो कि मिसलीडिंग हो या फिर उस इन्फॉर्मेशन में कुछ ओमिट हुआ हो, ऑब्सक्योर हुआ हो, यानी कि कुछ ऐसा छूट गया हो जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, भाई ने कसम खाई थी कि मैं सच बोलूंगा, ठीक है। अब उसने क्या, मैनेजमेंट ने क्या करा, टर्नओवर दिखा दी 500 करोड़, ठीक है, और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी दिखा दिया, एसेट्स है हमारे पास 1000 करोड़ की, ये हमारे पास इतने करोड़ का, लेकिन लाइबिलिटी दिखाई नहीं, ये बताया नहीं कि 1000 करोड़ का डेट भी ले रखा है, ये बताया नहीं कि लोगों ने हम पे केस कर रखा है, ठीक है। तो भाई ने साइन कर दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अब टर्नओवर 1000 करोड़ की थी, ठीक है, एसेट्स 1000 करोड़ की थी, भाई ने साइन करा तो क्या सही करा? क्यों? क्योंकि उसको लायबिलिटीज भी देखनी है। हाँ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन भले ही सही है लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छूटी हुई है जिससे कि डिसीजन चेंज हो सकता है, जिससे कि वो बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मिसलीडिंग बन सकती है। सच तो बोल रहा है लेकिन आधा सच बोल रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी में बोलता है कि किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अपने आप को ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए जो कि मिसलीडिंग हो, कि टर्नओवर है 1000 करोड़, बता रहा है 10,000 करोड़, ठीक है, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ ओमिट कर रखा हो, छोड़ रखा हो, ऑब्सक्योर कर रखा हो, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग बन जाए कि भाई लाइबिलिटी बताई ही नहीं, डेट बताया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी बोलता है कि किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट को या ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, किसी भी बायस की वजह से। फॉर एग्जांपल, तुम गए अपने मामा जी की कंपनी का ऑडिट करने, तुम्हें अपने मामा जी पे थी बहुत खुंदस, तुम्हारे मामा थे जो कंस मामा थे, ठीक है, उन्होंने बचपन से तुम्हें बहुत तंग किया कि भाई बेटा सीए का रिजल्ट कैसा रहा, बेटा सीए का रिजल्ट कैसा रहा, जब भी फेल हुए जब भी उनका फ़ोन आया, ठीक है, पूरे खानदान में उन्होंने बात फैला रखी कि भाई लड़का पढ़ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तुम्हें अपने मामा जी बहुत खुंदस थी, भले ही उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी सही थी, तुमने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, हम एविडेंस ढूंढ के निकालेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तुमने साइन कर दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, भले ही सही थी, किस लिए? क्योंकि तुम अपनी पर्सनल खुंदस निकाल रहे थे। तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या किसी भी बायस की वजह से, जैसे गर्लफ्रेंड ने बोला कि बेबी ऐसे करो, तो भाई ने कहा कि कर तो देता लेकिन एविडेंस नहीं है, तो वो कर देता, ठीक है। तो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या बायस की वजह से चेंज ना करे, कॉम्प्रोमाइज ना करे, ठीक है। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी अंडरटेक ना करे जिससे कि उसकी जजमेंट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस पड़े। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बताया कि मामा जी की फर्म में गए, तो तुम्हें पहले ही पता है कि मैं उनका सही नहीं दूंगा, मैं उनको गलत बताऊंगा। या फिर तुम अपने किसी यार दोस्त की कंपनी में ऑडिट करने गए, तो तुम्हें पता है कि भाई मेरा बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है, तो मैं उसकी फर्म में सही ही बताऊंगा। तो इन सारी चीज़ों से तुम्हारा अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऑब्जेक्टिविटी, तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को किसी भी ऐसी एक्टिविटी को अंडरटेक नहीं करना चाहिए जहां पर रिलेशनशिप जो है वो अनड्यूली इन्फ्लुएंस करे आपकी जजमेंट को। समझ गए? कोई और दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आपने सुना एक कॉन्सेप्ट होता है कि सीए बनने के बाद आपको CPERs कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसमें ये होता है कि आपको अलग अलग सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं ताकि जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं, सीए के बाद आपने एक नया शब्द सीखा अमेंडमेंट, जो हर 6 महीने में आ जाती है। तो ऐसा थोड़ी कि स्टूडेंट लाइफ में आती है, लॉ में आती है अमेंडमेंट, करंट जो भी सर्कमस्टांसिस है उनके हिसाब से। तो आपको सीए बनने के बाद भी उन अमेंडमेंट्स को पढ़ना पड़ता है ताकि आपकी नॉलेज जो है वो अपडेटेड रहे। सिमिलरली ये बोल रहा है कि हर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अपनी प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल को मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है, करंट टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ऐसा नहीं कि भाई 4 साल पहले सीए बना तो 4 साल के स्टैंडर्ड्स पुराने उनके हिसाब से आज भी देख रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अमेंड हो गए, चेंज हो गए, तो उनके हिसाब से अपनी नॉलेज को अपडेट करें। एंड ही शुड एक्ट डिलीजेंटली, केयरफुली, थोरोली एंड ऑन ए टाइमली बेसिस अपने काम को उसको करना चाहिए। डिलीजेंटली एक्ट करना चाहिए। डिलीजेंटली का क्या मतलब है? केयरफुली करना चाहिए, थोरोली करना चाहिए, सारा कुछ कवर करना चाहिए एंड ऑन अ टाइमली बेसिस। ऐसा नहीं कि भाई 2020 की रिपोर्ट 2030 में दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि उसे उस तक ही रहनी चाहिए वो बात। एग्जैक्टली, जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से आपको मिली है तो वो उसी तक रहे। क्यों कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों ज़रूरी है? ताकि उसका मिसलीड या वो मिसयूज ना हो जाए। कैसे मिसयूज होगा? सोचो आपके पापा का बिजनेस है, ठीक है, ऑडिटर के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, अब वो उसका मिसयूज कैसे करेगा? जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो उसके साथ शेयर कर सकता है हाँ, आपका कॉम्पिटिटर के साथ उसने अगर शेयर कर दिया तो कॉम्पिटिटर क्या करेगा? सबसे पहले आपके कस्टमर्स को अप्रोच करेगा कि सर अरे मैं 20% सस्ता दूंगा, क्वालिटी भी बढ़िया, आप मेरे पास आओ ना, कहाँ उनके पास जा रहे हो? तो कस्टमर टूट जाएगा,
ठीक है। फिर आपके क्रेडिटर्स के पास जाएगा कि यार मुझे दो, मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे दूंगा, ठीक है। तो आपके क्रेडिटर्स टूट जाएंगे, ऐसे आपकी कंपनी में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल ना हो और ऑडिटर किसी को भी बताता रहे तो अगली बार क्लाइंट भी डेटा देगा नहीं, वो सोचेगा कि यार ये किसी को बता देगा तो फिर मेरे को दिक्कत आ जाएगी धंधे में, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी तो धंधा है ना, ऑडिट तो सेकेंडरी है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी से फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रमोट होता है। इसलिए हर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए डेटा पे, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट बोले कि भाई इस कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, तू बता क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तेरे पास, और ऑडिटर बोले नहीं नहीं जी कॉन्फिडेंशियलिटी ही, फिर हाँ। तो अगर सरकार बोले, लो बोले कि भाई आपको ये चीज़ बतानी है तो आपको एज एन ऑडिटर वो बतानी पड़ेगी। आप लो के सामने नहीं कह सकते कि जी कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। लेकिन वैसे कोई और किसी भी क्लाइंट को या फिर कोई भी और कस्टमर पूछे या कोई भी और पूछे तो उसके सामने आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। सबके साथ नहीं करनी है, लेकिन सरकार के सामने नहीं करनी, कानून के सामने नहीं करनी। ये मेंशन है। हाँ, अरे अभी पढ़ा रहा हूँ ना, साफ साफ लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि ही शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड। क्यों, उससे क्या फायदा होता है, फैसिलिटेट्स द फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो कहता है कि सच इन्फॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। जब लॉ आपको बोले, या फिर दूसरी जगह तब डिस्क्लोज कर सकते हो जब क्लाइंट खुद बोले कि कोई नहीं बता दो। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, मैं अपने जिन क्लाइंट्स की ऑडिट करी मैं उनसे बोलूँ कि सर आपका डेटा दिखा दूँ क्या, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो जाए। मेरे अच्छे रिलेशंस थे, वो बोले कोई नहीं जी दिखा दो, बच्चे ही तो हैं क्या करेंगे। तो मैंने दिखा दिया। तो क्या अब कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुआ, क्योंकि मैंने परमिशन ले ली। तो अगर क्लाइंट ऑथराइज कर दे या फिर कानून मुझे बोले तो मैं वो चीज़ें डिस्क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। ये बोलता है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को लॉज और रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना चाहिए और कोई भी ऐसी हरकत अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि प्रोफेशन का नाम खराब हो। जैसे कि भाई ने क्या किया था, झूठ बोला था, नहीं वो भाई ने 180 की स्पीड पे गाड़ी चलाई थी, रेड लाइट्स तोड़ी थी, हाँ चिल्लाया था, बदतमीजी करी थी, दारू पी के ड्रिंक एंड ड्राइव करा था, ये सारे कानूनों का उल्लंघन किया, ठीक है। तो उसको लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई किया। क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। लेट्स सपोज आपने ऐसा किया तो अगले दिन अखबार में क्या आएगा, चैन से सोना है तो जाग जाइए, देखिए आज देश का सीए क्या कर रहा है। वो ये नहीं बोलेंगे पीयूष क्या कर रहा है, बोले हाँ सीए क्या कर रहा है, एग्जैक्टली तो इससे आईसीआई फिर बंद हो जाएगा, बंद होने की कबार पे आ जाएगा। तो ऐसी कोई भी हरकत अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट हो, ठीक है, प्रोफेशन का नाम खराब हो। एंड he shall not knowingly engage in any employment, occupation or activity that impairs or might impair the integrity, objectivity, good reputation of the profession, as a result would be incompatible with the fundamental principles। कोई भी ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या कोई भी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमने अभी पढ़े उनके साथ आपकी एक्टिविटी मेल ना खाए, ठीक है। पढ़ लो इस पूरे को और बताओ मुझे कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी कहीं पे भी तो। हाँ चल रहे हैं। हाँ बता दिया करो यार, ऐसे बीच में ना चेक कर लेता हूँ मैं। कहानी को कंटिन्यू करें, यहाँ तक कहानी समझ में आई। आखिरी कहानी क्या ख़त्म करी हमने कि भाई ने दिन रात मेहनत करी और गलती निकाल ली, ठीक है। जैसे ही भाई ने गलती निकाली, भाई बहुत खुश। भाई ने सबसे पहले फ़ोन करा मैडम को, बेबी को, अब तो बेबी बन चुके हैं ना, कि देखो अब ऐसे मत करना, आगे से ब्रेकअप की बातें, अब मैं यही लिख के दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लेते हैं। बेबी बहुत खुश, बेबी ने अपनी मैनेजमेंट को बताई, ठीक है। अब उधर कंपनी के मैनेजमेंट में भी कोई खबरी होगा। बात घूमती रिलायंस के मैनेजमेंट को पता चल गई कि भाई इसने पकड़ लिया है फ्रॉड, जो कि हम पिछले 4 साल से कर रहे थे, ठीक है। अब ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लिखेगा गलत है और हमारी कंपनी हो जाएगी बंद, क्योंकि फ्रॉड पकड़ा है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन बिठाएगी, शेयर प्राइसेस जाएंगे, रेपुटेशन खराब होगी, सब खत्म हो जाएगा। तो अब मैनेजमेंट आ गई खतरे में कि भाई इतने साल से ऑडिट कर रहा बंदा, आज तक फ्रॉड नहीं पकड़ा, आज फ्रॉड पकड़ लिया, ठीक है। तो मैनेजमेंट को कुछ करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऐसे तो जाने नहीं देगी अपनी पूरी कंपनी को, तो क्या करेगी मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट ऑडिटर का मुंह बंद कराएगी, कैसे, हाँ बहला फुसला के डरा के। मैनेजमेंट ने अपना ही एक
चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कहा था कि जब भी आपको अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी हो तो 4 तरीके, साम दाम दंड भेद। ठीक है, साम बोले तो सबसे पहले आप काम लो समझदारी से। मैनेजमेंट ने मीटिंग बुलाई, बोर्ड रूम भरा हुआ है, डिस्कशन ही हो रही है कि ऑडिटर को समझाएं कैसे, समझदारी से समझा के देखते हैं पहले। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बुलाया एक चाचा जी को, ऑडिटर के चाचा जी को, ठीक है, और उनको दी नौकरी कि आप लो ये नौकरी रखो। चाचा जी बहुत खुश किया, अचानक से क्या हो गया, मेरे को नौकरी मिल गई। ठीक है, फिर अगले दिन गई उसके पास, ऑडिटर के पास, उससे बात करने की, देखो यार हमें पता चल गया कि तुमने फ्रॉड ढूंढ लिया, पकड़ लिया, लेकिन सोचो अभी अभी तो तुम्हारे चाचा जी को नौकरी मिली है, तुम अगर ये लिख के दे दोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं तो कंपनी बंद हो जाएगी और इनकी नौकरी भी जाएगी। कि देखो कितने खुश हैं, बूढ़ा आदमी है, तुम्हारा रिश्तेदार भी है, तो कर दो ना, देख लो कुछ हो सकता है। तो ऑडिटर ने पहले मैनेजमेंट को देखा, फिर चाचा जी को देखा, फिर कह रहा है, फिर सोच रहा है बेबी या चाचा जी, किसको चूज़ करेगा? हाँ, पहले चाचा जी को चूज़ करेगा। खुद भी होता तो बेबी को चूज़ करता तो पहले चाचा जी। कह रहा है तुम वही चाचा हो ना जो हर बार जब भी मैं फेल होता था तुम्हारा फ़ोन आता था घर पे, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत ताने सुने बचपन में, अपनी नौकरी उठाओ, जेब में डालो, घर तरह जाओ, और 2 मिनट मेरे सामने दिखे ना अभी के अभी साइन कर दूंगा। मैनेजमेंट उसको चुपचाप ले गई। फिर दूसरी तरफ से मैनेजमेंट की टीम आई, कह रही देखो यार ये जहाँ तुम आर्टिकल चिप करा करते थे, तुम्हारी फर्म के पार्टनर वो भी हमारे साथ काम करते हैं, कम से कम इन्हीं की मेल ले लो, कम से कम इन्हीं के वास्ते हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कह दो, मत बताओ कि फ्रॉड है। फिर वो मैनेजमेंट को देख रहा है, फिर पार्टनर को देख रहा है, हाँ आर्टिकलशिप में तूने मेरे से इतनी गधा मजदूरी कराई और 3,000 रुपये देते हुए कितना एहसान दिखाता था तू, चले जाओ इसको लेके जल्दी से यहाँ से, मैं अभी के अभी साइन कर दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दोबारा इससे रिक्वेस्ट लेके मेरे पास मत आना। तो दोनों तरकीब फेल। मैनेजमेंट ने फिर से मीटिंग बुलाई, बोर्ड रूम में अब सारे लोग बैठे हैं कि देखो तो समझदारी से तो काम नहीं बनेगा, दाम बोले तो प्राइस, पैसे दे के मुँह बंद कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दाम दें कैसे? मैनेजमेंट तो सारा धंधा वाइट में करती है, ब्लैक वाला तो धंधा करती नहीं। फ्रॉड करा वो अलग चीज़ है, लेकिन ब्लैक में कुछ नहीं करा, सारा टैक्स भरा, और अगर पैसा देंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना पड़ेगा, वो पता चल जाएगा। दाम देंगे कैसे ऑडिटर को? फिर वो ऑडिटर के पास ही गए कि साहब देखो हम आपको पैसे देंगे, आपको जितने पैसे चाहिए बोलो ना, आप बेबी की ने मर्सिडीज खरीद तो घुमाने लेके जाओ, आप कहाँ इस चक्करों में पड़ रहे हो, फ्रॉड पकड़ के क्या करोगे? आप मज़े करो, ज़िंदगी के ऐश लो, पैसे लो। तो ऑडिटर सोच रहा है कि क्या करें। फिर कह रहे, लेकिन ऑडिटर खुद ही पूछा है मैनेजमेंट से कि अब दोगे कैसे, आप तो ब्लैक में करते ही नहीं पैसे, वाइट में। कह रहे साहब एक काम करो ना, आप कंसल्टेंसी सर्विसेज दिखा देना, हम बोल देंगे कि आपने हमारी मदद की कंपनी को ग्रो करने में, ठीक है, उसके नाम के आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, आप कुछ, हम किसी को क्या पता हमने क्या कंसल्टेंसी ली क्या नहीं ली, ठीक है। या एक काम करो, हम आपको लोन देते हैं, आपको जितने का लोन चाहिए दो, वापस नहीं मत देना, हम बाद में राइट ऑफ कर देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप पैसे लो ना जितने लेने हैं। फिर भाई सोच रहे हैं पैसा या बेबी, क्या करें? बेबी देख रहे हो, डेस्परेशन देख रहे हो। तो भाई ने कहा कि ना, पैसा तो फिर भी कमा लेंगे, लड़की मुश्किल से मिलती है, वापस नहीं मिली तो, क्योंकि भाई को तो लग रहा है सच्चा प्यार मिला है। तो अब इसने मना कर दिया, कह रहा तुम पैसे से मुझे खरीदना चाहते हो, ऑडिटर हूँ मैं ऑडिटर, दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। मैनेजमेंट का ये पैतरा भी फेल हो गया। मैनेजमेंट ने फिर से मीटिंग बुलाई कि ना शाम से काम बना ना दाम से काम बना, अब ना शाम से काम बना ना दाम से काम बना, अब दंड वाला तरीका। दंड बोले तो धमकाओ, डराओ। तो भाई मैनेजमेंट ने भेजे 2 हट्टे खट्टे नौजवान हरियाणा तक। वो जाके ऑडिटर को बोलता है कि सुन बे, तूने क्या करा है, फ्रॉड निकाला है। भाई देख बात ऐसी है, समझदारी तक काम ले। कह रहा क्या करोगे, मारोगे मुझे, जान से मार दोगे, सबको पता है मैं यहाँ के ऑडिट करने आता हूँ, तो तुम पे ही नाम आएगा, कर लो क्या करोगे मेरा। कह रहा भाई मारने की कौन कहने लगा, केस कर देंगे हम, और फिर तेरी 7 पुश्ते केस ही लड़ती रहेंगी, कभी नहीं छूट पाएगा। मैनेजमेंट का क्या है, उसके पास तो वकील की टीम है, सबको अपने पैसे मिलने लाग रहे, तू ही तो फंसेगा। तो भाई मत ना करे, केस कर देंगे, नौकरी भी जागी और छोकरी भी जागी। फिर ऑडिटर सोच रहा है क्या करना चाहिए। केस कर दिया तो, कह रहा केस कर दिया तो मुझे कैसे डरा, ये मुझे डराने लग रहा है,
ऐसे थोड़ी ना डरा सकता मुझे कोई, मैंने सीए करी है, मेरे पास सारा एविडेंस है, कर दो केस। किस बेसिस पे करोगे? 10 दिन में खोल दूंगा सारा कच्चा चिट्ठा, फिर करती रहेगी, किस पे केस करेगी, कंपनी बंद हो जाएगी, फिर कहाँ से पैसे देगी लॉयर की टीम को। यार जल्दी से निकल जा और कर ले जो करना, जा, मैं देख लूँगा कोर्ट में अपने आप, ठीक है। तो तीसरा पैतरा भी मैनेजमेंट का फेल हो गया, साम फेल हो गया, दाम फेल हो गया, दंड फेल हो गया। अब मैनेजमेंट सोच रही है कि भाई क्या करें, बेच तो क्या ही खोलें। ये थोड़ी बोलेंगे कि गर्लफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड की वजह से इसने सुबह चेकिंग करी, चाहे किसी भी वजह से चेकिंग करी और फ्रॉड तो हमने करा ही है, तो अब करें क्या? मैनेजमेंट को कुछ समझ नहीं आया, तो मैनेजमेंट आखिर में जा गई पंडित जी के पास कि पंडित जी आप हवन कर दो हमारा, इस ऑडिटर को कुछ बुद्धि आ जाए और कुछ ना कुछ हो जाए। तो जहाँ ऑडिटर साम से नहीं माना, दाम से नहीं माना, दंड से नहीं माना, हवन से मान जाएगा? नहीं मानेगा, ठीक है। मैनेजमेंट ने कराया हवन और अगले दिन ऑडिटर आ गया कैबिन में कि साहब देखो मैं तैयार हूँ, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, इस पर साइन करने को, छुपा लूँगा मैं फ्रॉड। मैनेजमेंट सोच रही है हवन ने तो क्या कमाल कर दिया, लेकिन असल में क्या हुआ कि ऑडिटर रात भर बैठ के सोच रहा कि भाई मैं पिछले 4 साल से ऑडिट कर रहा हूँ, आज तक मैंने फ्रॉड नहीं पकड़ में आया। अगर आज मैं बता दूंगा कि फ्रॉड है तो जनता बोलेगी पिछले 4 साल से तू कहाँ था, बता क्यों नहीं रहा था फ्रॉड है, तू चेकिंग ही नहीं कर रहा था ढंग से, बात पलट के मेरे पे आ जाएगी। तो मैंने जो काम किया उसी पे सवाल उठ जाएगा, फिर मेरी ये नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, कंपनी भी बंद हो जाएगी और आगे भी कोई नौकरी देगा नहीं, ठीक है। तो मेरी भलाई इसी में है कि मैं चुप रहूँ। अपना भेद बचाने के लिए ऑडिटर बोला कि आज मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन कर दूँ कि सही है, ठीक है। मैनेजमेंट को दिखा मौका, मैनेजमेंट के कैबिन में ऑडिटर खड़ा ही था। मैनेजमेंट कह रही कि सर एक कंडीशन है हमारी, एक बात पे मान जाएंगे कि अगर देखो अब आप मान तो गई हो समझदारी से कि भाई हमको बताना नहीं चाहिए, कह रहे अब एक काम और कर दो साहब, कल को अगर किसी ने फ्रॉड पकड़ लिया तो आपको तो पता है कि हमने कैसे कैसे छुपाया, आपको सारे लूप होल्स पता है, आपको सारी प्रोसेस पता है, तो बस एक काम कर देना, कोर्ट में अगर कोई हमारे ऊपर केस करे तो हमारी तरफ से आप चले जाना एडवोकेट बन के, ठीक है, और हमारी तरफ से केस संभाल लेना सर, बस इतनी सी आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे। ऑडिटर कह रहा है ठीक है लाओ मैं साइन करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कहानी खत्म हुई। कैसे खत्म हुई? क्या क्या हमने देखा कहानी में, जब ऑडिटर को मिल गया फ्रॉड, फिर मैनेजमेंट ने क्या 4 तरीके अपनाए, साम दाम दंड में। साम में क्या था, समझदारी से समझाया कि भाई तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे पार्टनर सबको लेके आए, पर ऑडिटर इमोशनली ब्लैकमेल बना नहीं। फिर दाम देने की कोशिश की कि भाई पैसे ले, ऐसे नहीं तो ऐसे ले, कैसे भी ले पैसे ले, छोड़ दे। ऑडिटर ने नहीं लिए, फिर डराया धमकाया, ठीक है, बोला कि केस कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, ऑडिटर मानने को तैयार नहीं। फिर मैनेजमेंट हवन कराने गई और इतने में ऑडिटर को अक्ल आ गई कि भाई अपना ही भेद खोल दूंगा मैं अगर मैंने ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है पे साइन कर दिया तो, ठीक है। मेरी तरफ देख लो सर, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर उन्होंने एक आखिरी रिक्वेस्ट क्या बोली कि सर कल को अगर किसी ने फ्रॉड पकड़ा और हमारे ऊपर केस किया तो आप हमारी तरफ से लड़ लेना कोर्ट में और आप संभाल लेना। बात समझ में आई? यहाँ पे डील डन हो गई। पेज नंबर 18। रुक जा, 18 पेज पे आ, बताता हूँ। आ गया पेज नंबर 18, ठीक है। फोटो दिख रही है? मैनेजमेंट ने क्या करा, साम दाम दंड भेद अपनाया। सबसे पहले चाचा जी को लेके आए, पार्टनर्स को लेके आए, फेमिलियरिटी थ्रेट, समझदारी से काम लेके जो भी इसके यार दोस्त रिश्तेदार हैं उनको लेके आओ, ठीक है। फिर पैसे देने की कोशिश की, विच इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। फिर डराने धमकाने की कोशिश की कि भाई धमकी दे दी थी, कोर्ट में केस कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। फिर ऑडिटर को पता चला कि भाई मेरा खुद का ही भेद खुल जाएगा, तो उसको लगा कि मुंह बंद रखना ही ठीक है। और एक आखिरी रिक्वेस्ट क्या करी मैनेजमेंट ने कि भाई आप हमारी तरफ से एज एन एडवोकेट जाओगे जब भी कल को किसी ने फ्रॉड पकड़ा और हमारे ऊपर केस करा, ठीक है। कि अपना ही भेद पकड़ लिया ना। मैं 4 साल से ऑडिट कर रहा था, आज तक नहीं मैंने बताया कि फ्रॉड है, क्योंकि मैं ढंग से करी ही नहीं। तो अगर आज मैं बता दूंगा कि 4 साल से फ्रॉड चल रहा है तो लोग किस पे सवाल उठाएंगे, मुझे खुद पे, ठीक है। अब एक बार ऊपर आ जा, पेज नंबर 17 पे, सॉरी पेज नंबर 16 पे, यहाँ से शुरू हो रहा है ना। ये बोलते हैं कि 5 तरीके के इंडिपेंडेंस को थ्रेट है। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है कि ऑडिटर ने जो भी ओरिजिनली जजमेंट निकाली ऑडिटर वही दे। हाँ, इंडिपेंडेंट जजमेंट होती है, जो भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजन को चेंज ना करे, होता है इंडिपेंडेंस, कि जो भी सही है वही बताए, जो सच है वो बताए,
ठीक है, इंडिपेंडेंट रहे, मैनेजमेंट की यार दोस्त रिश्तेदारी में ना पड़े। ये बोलते हैं 5 तरीके के थ्रेट हैं इंडिपेंडेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रही थी, कोशिश क्या कर रही थी, हर एक तरीके से यही तो कोशिश करती है ना कि ऑडिटर का जो जजमेंट है वो बदल जाए, डिसीजन बदल जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही दिखा दे, है ना। तो इंडिपेंडेंस हैम्पर करने की कोशिश कर रही थी। और ये बोलते हैं कि थ्रेट्स बोले तो खतरा, 5 तरह के खतरे हैं इंडिपेंडेंस को। सबसे पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। जब भी रेड कीवर्ड्स पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ते जाना, जब भी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो ऑडिटर का क्लाइंट में, जैसे कि उसने कोई लोन ले रखा हो, गारंटी दे रखी हो क्लाइंट से, ठीक है, वो कहेंगे कि भाई अभी के अभी वापस दे, नहीं तो हम तेरा कैंसिल कर देंगे। या फिर अनड्यू डिपेंडेंस हो क्लाइंट की फीस पे कि भाई एक ही क्लाइंट है, वो भी कह रहा है तो चला जाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप हो क्लाइंट के साथ। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट कि भाई कल को एक कंसल्टेंसी का बिजनेस भी मुझे दे देगा, ITR GSTR रिटर्न फाइल करने का बिजनेस भी मुझे दे देगा तो मैं नहीं दिखाऊं। या कंटिंजेंट फीस कि भाई इतनी फीस अभी तक इसने दी नहीं है 1 करोड़ की, और मैं दिखा दूँ कि फ्रॉड करा है तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो फीस कहाँ से आएगी मेरे पास, ठीक है, कंटिंजेंट फीस। ये है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। नेक्स्ट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट कि अपने ही काम को ऑडिटर ने पकड़ लिया और उसमें गलती निकाल दी। अब ऑडिटर एक अकेला थोड़ी जाता है, ऑडिट टीम जाती है। तो सोचो क्या हुआ, सोचो कि ऑडिट टीम है, ऑडिट टीम में सीनियर मेंबर है, वो इस कंपनी में पहले डायरेक्टर था या सीनियर एम्प्लॉय था, उसने कुछ ऐसा कांड करा था, फिर छोड़ के ऑडिट टीम में आ गया। अब ऑडिट टीम में जब ऑडिट करा तो पकड़ लिया कि भाई इसने ही करा है। अब जनता किस पे सवाल उठाएगी, उस बंदे पे। भाई अपने ही बंदे का काम तुम पकड़ रहे हो, इसी ने तो किया था 6 महीने पहले, इसने कंपनी चेंज कर ली, तुम ऑडिट में आके कह रहे हो कि मैनेजमेंट में यही तो था, इसी ने तो फ्रॉड करा था, पकड़ो इसको मारो। तो अपना ही काम, अपनी ही किसी टीम मेंबर का काम ऑडिटर ने पकड़ लिया। या फिर मैं पिछले 4 साल से ऑडिट कर रहा था, मैं फ्रॉड नहीं पकड़ पा रहा था, ठीक है, इस बार मैंने पकड़ लिया और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि मैं पिछले 4 साल से नेग्लिजेंटली ऑडिट कर रहा था, अपना काम पकड़ लिया। या फिर ऑडिटर ने किसी मामले में कंसल्टेंसी दी, बोला कि GSTR को ऐसे 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 कर लो। अब आप ऑडिट टीम लेके आए और ऑडिट टीम ने कंक्लूड किया कि भाई ये गलत कर रखा, क्योंकि कंसल्टेंसी आपने ही दी थी 6 महीने पहले, ठीक है, तो उससे ऑडिटर का काम पकड़ा जाएगा। तो ऑडिटर बताएगा ही नहीं कि भाई ये गलत है, ऑडिटर सोचेगा चुपचाप इसको चलने दो जैसे चल रहा है, तो इससे भी इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाएगी, डिसीजन बदल जाएगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट occurs during a review of any judgment or a conclusion reached in a previous audit or non-audit engagement, या फिर when a member of audit team was previously a director or senior employee of the client, और उसने फिर कुछ कांड करा और हमने ऑडिट में पकड़ लिया। समझ रहे हो, ठीक है। ये तब होता है जब ऑडिटर ऐसी सर्विसेज देता है क्लाइंट को, या फिर ऐसी कोई सर्विस परफॉर्म करता है जो कि खुद ही ऑडिट के दायरे में आ जाती है बाद में। जैसे कि GSTR रिटर्न भरना, जब आपने भरी, जब तो आपने भर दी, फिर आपने बाद में देखा ऑडिट करते टाइम कि भाई ये तो गलत भरी गई, तो अब आप क्या करोगे, चुपचाप उसको चलने दोगे कि भाई मत देखा ऑडिट में, भले ही गलत भरी, क्योंकि हमने ही तो भरी थी। फिर है एडवोकेसी थ्रेट। जब एक ऑडिटर प्रमोट करता है क्लाइंट का इंटरेस्ट हो, क्लाइंट की बात। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लाइंट की ऑडिट करी, क्लाइंट ने सब कुछ ठीक कर रखा था, तो क्लाइंट ने बोला कि सर ये क्रेडिटर ने हमारे पास केस कर रखा है, एक बार आप जाओ ना, आपने तो सब कुछ देख ही लिया, आपके पास सारे प्रूफ्स हैं, आपके पास सारी नॉलेज है, एक बार कोर्ट में हमारी तरफ से केस लड़ लो। आपने सोचा कि भाई ठीक है, सही कर रखा है बंदे ने, मैं एक बार जाके लड़ लेता हूँ, इंसानियत के नाते मैं जिता दूंगा, ठीक है, उसका भी किसी का कोई नुकसान तो नहीं। लेकिन जिन शेयर होल्डर्स ने आपको ऑडिटर अपॉइंट किया, अब वो सोचेंगे कि भाई ये मैनेजमेंट के साथ मिल गया है, ठीक है, इनकी तरफ से केस लड़ रहा है, इनका आदमी बन गया है, तो आपकी जो परसेप्शन है वो ये आ जाएगी कि ये मिल गया है मैनेजमेंट के साथ, तो इससे आपकी इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाएगी लोगों की नज़र में। ऑडिट का बेसिक फंडा क्या था, ट्रस्ट इश्यूज सोल्व होने चाहिए था ना। अब क्या ट्रस्ट इश्यूज सोल्व हो पाएंगे जब लोगों को लग रहा है कि भाई तू ही मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ है, हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना, ठीक है। तो ये है एडवोकेसी थ्रेट। जब आप इस कदर क्लाइंट के ओपिनियन को प्रमोट करने लगो कि लोगों को ऐसा लगे कि भाई ऑडिटर ही मिल गया है और ऑडिटर की जजमेंट पे से विश्वास उठ जाए। नेक्स्ट इज फेमिलियरिटी थ्रेट। जब कोई ऐसा रिलेशनशिप फॉर्म हो जाए कि ऑडिटर बहुत सिंपैथेटिक हो जाए, या फिर कोई क्लोज रिलेटिव हो जो कि सीनियर पोजीशन में काम कर रहा हो कंपनी में, कोई फॉर्मर पार्टनर ऑडिट फर्म का, या फिर कोई लॉन्ग एसोसिएशन हो जाए, मतलब बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो, आप खुद ही इतने अच्छे यार दोस्त बन गए हो कि आप सोचो कि भाई रहने दे, कोई बात नहीं। या क्लाइंट्स ने आपको कुछ ऐसे गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी दे दी, मतलब गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, बाहर घूमने के लिए ट्रिप्स दे दी, तो इससे आपकी इंडिपेंडेंस हैम्पर हो सकती है, क्योंकि कल को वो बोलेगा कि भाई मैंने तेरे को घुमा के भी तो लाया था, कर देना, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। लास्ट इज इंटिमिडेशन थ्रेट, डराना धमकाना,
कि भाई हम तेरे को चेंज कर देंगे, अगली बार से तेरे को नौकरी नहीं देंगे, या फिर तेरे पे केस ठोक देंगे, थ्रेटेंड विद लिटिगेशन। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लो आराम से और फिर मेरे को बताओ कि कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी। उठा ले फ़ोन, उठाना तो। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, फिर मैं तो को छोड़ दूँगा। मज़ा आ रहा है क्लास में? कहते हैं हो गया? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी कहीं पे भी नहीं ना? याद भी हो गया? सबसे पहले ऑल्टर ने क्या करा था? पहले वाला लैंग्वेज में तो खाली कीवर्ड याद करने हैं, ब्लैक वाली आप खुद से बना के लिख सकते हो, रेड वाले कीवर्ड्स याद करने हैं। हेडिंग्स याद हो गई? हेडिंग्स, जिन क्वेश्चंस में हेडिंग होती है वहाँ पे हेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो पूछूंगा एक बारी मैं, ठीक है, बाद में पूछूंगा, एक बारी थोड़ा सा कंटिन्यू करें। आ जाओ एस्पिरेंट्स वाले पेज पे आ जाओ। पूछे क्या पूछे थे? क्या? अरे ये नहीं बाबू, वो जो डायग्राम बना रखा है। हाँ ये मैं यही पूछ रहा था कि मेरे को है ये सीजन 2 के बाद कराया क्या? हाँ, सीजन 2 के बाद करा ऑब्वियसली, तभी तो कहानी आई है। एस्पिरेंट्स वाले थोड़ी लो अभी सुना देते क्या कहानी है। एस्पिरेंट्स 2 देखी आपने? ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे कि ये 4 लोग कौन हैं। एस्पिरेंट्स एक सीरीज़ है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ताकि वो आईएएस बन सकें। ठीक है, एस्पिरेंट्स का एक अड्डा है जो कि है ओल्ड राजेंद्र नगर। सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स वहीं पर जाते हैं प्रिपरेशन करने। वहाँ पर 4 दोस्त मिलते हैं, 4 लोग मिलते हैं और आपस में दोस्त बन जाते हैं। जैसे आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बाकी लोगों के साथ दोस्त बनते हो, ऐसे ही एक मिस्टर अभिलाष, एक गुरी, एक धैर्य और एक संदीप भैया, ये 4 लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में ही पहली बार मिलते हैं और धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धैर्य और अभिलाष गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभिलाष को कुछ टाइम बाद लगता है कि यार चल नहीं पाएगा ऐसे, आईएएस बन नहीं पाऊंगा मैं अगर लड़की के चक्कर में रहा, तो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो अभिलाष बोलता है धैर्य को कि मैडम बाय, आज से मैं सिर्फ आईएएस की ट्रेनिंग करूंगा और आप पे से मुझे अपना फोकस हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो धैर्य और अभिलाष का ब्रेकअप हो गया। कुछ टाइम निकलता है, अटेम्प्ट देते हैं, आईएएस बन जाता है अभिलाष। ठीक है, फिर अभिलाष का एक फ्रेंड था गुरी, गुरी निकाल नहीं पाता यूपीएससी, तो वो क्या करता है, बिजनेसमैन बन जाता है और जूता मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, अब जो धैर्य थी, अभिलाष के साथ तो ब्रेकअप हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके गुरी और इसकी दोस्ती बढ़ती है और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। तो अब धैर्य गुरी की वाइफ बन जाती है और अभिलाष आईएएस है। ठीक है, फिर एक थे संदीप भैया, वो अलग थे, वो थोड़े सीनियर थे, तो इनके एज सच फ्रेंड सर्कल में नहीं आते थे, लेकिन हाँ बातचीत थी, तो इनके बारे में उनको सब पता होता था। अब
गुरी जब बिजनेसमैन बन जाता है, जूते का बिजनेस करता है, तो गुरी का मेन प्रॉफिट कहाँ से आता है कि गुरी ना टेंडर भरता है। टेंडर क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए टेंडर निकालती है। गवर्नमेंट को जब भी कुछ खरीदना होता है ना, मान लो बिल्डिंग बनवानी है, पुल बनवाना है, सड़क बनवानी है, तो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है कि भाई सीमेंट कौन देगा, सरिया कौन देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, फायर डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे जूते चाहिए, तो कौन जूते देगा। उस टेंडर में होता है कि कंपैरिजन करा जाता है कि भाई अलग अलग बिजनेसमैन कितने रुपए में और कौन सी क्वालिटी का सामान दे रहे हैं। तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान सबसे सस्ते में देता है, गवर्नमेंट उसको टेंडर अलॉट कर देती है। सिंपल। ठीक है, तो गुरी क्या करता है, टेंडर भरता है अलग अलग जगहों के। लेकिन अब एक टेंडर निकालती है रामपुर की गवर्नमेंट। रामपुर वो जगह है जहाँ पर अभिलाष करंटली प्लेस्ड है एज एन IAS। गुरी को लगता है कि भाई मेरे को ना रामपुर का टेंडर भरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को अभिलाष से कोई फेवर नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा समझे कि अभिलाष ने मेरी कोई मदद की और मेरे को टेंडर मिल रहा है, तो मैं भरूंगा ही नहीं। तो धैर्य उसको समझाती है कि भाई देख, तू अपना टेंडर भर जैसे बाकी भरता है, रिजेक्ट होगा तो तेरा, एक्सेप्ट होगा तो तेरा। अभिलाष को तो इसमें रोल ही क्या है, जैसे गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स करते हैं वैसे तेरे साथ होगा। ठीक है, तो गुरी सोचता है ठीक है, मैं अभिलाष को कुछ नहीं बोलूँगा कि मैंने टेंडर भरा है, मैं सिर्फ टेंडर भरता हूँ। जैसे गवर्नमेंट बाकी डिपार्टमेंट्स का देखती है, अगर किसी और का अच्छा होगा तो उसका ले लेगी, मेरा अच्छा होगा तो मेरा ले लेगी। सिंपल। गुरी ने टेंडर भरा और टेंडर हो गया रिजेक्ट। ठीक है, अब जब टेंडर रिजेक्ट हो गया तो गुरी को समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरी क्वालिटी भी अच्छी, सबसे अच्छी, और मेरा प्राइस भी सबसे कम, तो ये टेंडर रिजेक्ट किस बेसिस पे हो गया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अभिलाष से वो पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको था कि भाई मेरे को कोई फेवर नहीं चाहिए। तो धैर्य क्या करती है, एक अनोनिमस लेटर बनाती है जिसमें वो लिखती है अभिलाष को। उसको पता है कि अभिलाष ईमानदार आदमी है, तो उसमें अपना नाम नहीं लिखती, वो सिर्फ ये लिखती है कि आपके फायर डिपार्टमेंट का जो टेंडर है ना, वो शायद गलत अलॉट हो गया, तो प्लीज़ आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए। अभिलाष को ये लेटर मिलता है। अभिलाष एज सच ईमानदार आदमी था, उसने कहा कि भाई अगर फायर डिपार्टमेंट में ट्रेजेडी हुई तो बहुत लोगों की जान जा सकती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन कराता है। इन्वेस्टिगेशन कराता है तो पता लगता है कि सच में टेंडर गलत अलॉट हुआ था। ठीक है, अब किसने टेंडर गलत अलॉट किया, क्यों किया, ये सब छोड़ देते हैं। लेकिन उसको पता चलता है कि टेंडर गलत अलॉट किया, उसने कहा कि भाई इसको ठीक बंदे को अलॉट करो, और फिर वो गुरी का अलॉट हो जाता है। बात समझ में आई? डायग्राम में समझ में आ रहा है कि गुरी और उसकी वाइफ धैर्य ने एक लेटर भेजा अनोनिमस, अपना नाम नहीं लिखा था। उसने ये भी नहीं कहा था कि गुरी को टेंडर दिलवाओ, उसने सिर्फ ये कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, जो सही हो वो मंजूर है। जब गुरी ने पहली बार टेंडर भेजा तो वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन लेटर के बाद टेंडर ग्रांट हो गया। ये सब देख रहे थे संदीप भैया बाहर से। अब संदीप भैया के मन में क्या कहानी चल रही है, संदीप भैया को नहीं पता कि लेटर में क्या लिखा है। उनके मन में कहानी चल रही है कि भाई गुरी ने जब टेंडर भेजा तो वो रिजेक्ट हो गया। फिर धैर्य ने लेटर भेजा अभिलाष को, एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड। अभिलाष ने टेंडर दिलवा दिया, IAS की पावर का गलत इस्तेमाल किया, और ये कहानी जाके उसने कंप्लेन कर दी रामपुर के ऑफिस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, देखो, जो गुरी था क्या उसका डिसीजन इंडिपेंडेंट था? उसने क्या अभिलाष से कोई फेवर मांगा? अभिलाष ने जब इन्वेस्टिगेशन कराई, क्या उसने गुरी को कोई फेवर किया? नहीं किया। जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो किया। उसको नहीं पता कि लेटर किसका है, उसको नहीं पता कि गुरी ने टेंडर भरा है, उसने बस जो एक्चुअल में सही है वो किया। तो अभिलाष वॉज इंडिपेंडेंट, हाँ या ना? अभिलाष वॉज इंडिपेंडेंट। लेकिन संदीप भैया जो बाहर से ये सब देख रहे हैं, या फिर संदीप भैया अगर जाके उस पेड़ के नीचे सारे शेयर होल्डर को ये कहानी सुना दे, तो क्या शेयर होल्डर के मन में आ जाएगा कि ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो इसने इसको फेवर किया और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया? तो अब क्या अभिलाष इंडिपेंडेंट है? अभिलाष इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट दिख नहीं रहा। ठीक है, तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस। वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। हर किसी ने अपना अपना पार्ट किया, ये सोचते हुए कि मेरा किसी पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अभिलाष पे किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, गुरी पे किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, दोनों वैसे ही काम कर रहे थे जैसा होना चाहिए। सो देयर वॉज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। लेकिन बाहर से देखने वाले को क्या लग रहा है कि फेवर किया गया, यारी दोस्ती में सब काम किया गया, पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस नहीं थी। एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी रखना पड़ता है और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस भी रखनी पड़ती है। कि आप एक फर्म में गए ऑडिट करने, आपने एक्चुअल में वही बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही थी, तो आपने बताया कि सही है। लेकिन अगर वो फर्म आपके चाचा की फर्म है, आपके मामा की कंपनी है, तो बाहर से देखने वाले को क्या लगेगा कि भाई ने तो सही ही बताई थी, इसमें ऑडिट कराने की क्या जरूरत थी, मामा का लड़का उसका तो सही बताएगा। तो यहाँ पर भले ही आपके पास इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड हो, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह के ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको चेक करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड है और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस भी है।
ठीक है, बहुत होने चाहिए। हाँ दोनों होने चाहिए, ठीक है। बस 5-7 मिनट की हो रहेगी क्लास। हाँ आपको बताया था ना। क्या, हाँ बताया था, सॉरी भाई मैं लेट हो गया आज थोड़ा। बस कोई नहीं, 5-7 मिनट में ख़त्म। मैं कहाँ पे था, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस होनी चाहिए। जब हम एज एन ऑडिटर ऑडिट करने जाते हैं तो हमारे पास दोनों चाहिए। अब देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस का आपको पता चल गया कि आप अपने मामा की, चाचा की, इनकी कंपनी में जाओगे तो लोगों को दिख जाएगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस नहीं है। इंडिपेंडेंस ज़रूरी क्यों है? ताकि उस पर ट्रस्टफुलनेस बनी रहे, ट्रस्ट। हाँ ट्रस्ट हो जाए। ऑडिट का पर्पज ही क्या था जन्म होने का, कि भाई ट्रस्ट इशू सॉल्व हो जाए। तो अगर आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस होंगे नहीं तो लोगों के ट्रस्ट इशू सॉल्व होंगे नहीं, ठीक है, लोग आप पे ट्रस्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर मान लो आपकी कोई नई मैडम है, उनकी कोई कंपनी है, लोगों को थोड़ी पता है कि वो आपकी मैडम है, आप जा रहे हो, तो यहाँ पर कौन सी इंडिपेंडेंस हैम्पर होगी? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, क्योंकि मैडम बोलेगी तुम मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर गलत साइन करेगा, ऐसे बोलेगा कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, तो फिर तुम कर दोगे कि नहीं नहीं तेरे लिए जान भी हाजिर है, साइन क्या चीज़ है। अब लोगों को तो पता ही नहीं कि आपका क्या रिश्ता है। हाँ अपीयरेंस ओके है लेकिन माइंड में गड़बड़ है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस भी। देखो पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, कि जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेज ऑफ अनदर पर्सन, जिसने उसको एंगेज किया है, कि जिससे पैसे मिल रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई उसने कहा कि भाई मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा या फिर मैं तेरे को अगली बार नौकरी से निकाल दूंगा, तो फिर तू सही साइन कर या गलत साइन कर, ठीक है। जो होना चाहिए वही होना चाहिए। और टू हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस के ऑडिटर हो और आपने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, कल को जब आप ऑडिट रिपोर्ट पे ये साइन करो कि गलत है तो शेयर प्राइस गिर जाएगा, तो आप सोच रहे हो कि भाई मेरा ही नुकसान हो जाएगा, तो मैं नहीं करता साइन ऐसे, मैं कह दूँ कि सही है। आपका सेल्फ इंटरेस्ट बीच में आ गया, ठीक है। फिर ये बोलता है कि इंडिपेंडेंस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज अ पर्सनल कैरेक्टर, ठीक है। कंडीशन ऑफ माइंड है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, आपका पर्सनल कैरेक्टर है कि भाई मेरे को इसकी बातों में आना है कि नहीं आना है। नीचे इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड की हेडिंग है, इसमें बोल रहा है स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आके अपनी ओपिनियन को देना, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। जैसा कि अभिलाष ने किया, किसी के बिना इन्फ्लुएंस के अपना जो ओरिजिनल डिसीजन था इन्वेस्टिगेशन का, जो सही चीज थी वो उसने दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इसमें बोलता है कि आप ऐसे सभी फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करो जिससे कि कोई भी रीजनेबल थर्ड पार्टी जिसके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है, वो ये समझे कि आपका जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, आपकी जो इंटीग्रिटी है, आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ठीक है। ऐसे सभी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस का अवॉइडेंस जिससे कि सामने वाले को लगे कि आपकी इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रही है, समझ गए, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। फिर ये बोलता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो टू अपीयर सो। खाली होनी ही नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए इंडिपेंडेंस। फर्स्टली ही हिमसेल्फ इज सेटिस्फाइड अबाउट हिज इंडिपेंडेंस, कि खुद सेटिस्फाई होना चाहिए, और फिर कोई भी अनबाइस्ड पर्सन नॉलेज होने के बाद फैक्टर सर्कमस्टांसेस की ऐसे ना बोले कि इंडिपेंडेंस हैम्पर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर अज्यूम्स सिग्निफिकेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझे कि इंडिपेंडेंस ही तो सिग्निफिकेंट है ना, तभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वरना तो ट्रस्ट इशू सॉल्व ही नहीं होंगे। अगर वो तुझ पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, एज एन ऑडिटर आप पे अगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर वो कैसे उनके ट्रस्ट इशू सॉल्व होंगे, ऑडिट का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। फिर ये बोलता है कि सीए कोई भी यूजफुल फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा अगर लोग सीए पे ही रिलाई नहीं कर पाएंगे, ऑडिट का कोई काम ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में ये बोलता है कि इंडिपेंडेंस रूल्स के अंदर हम बांध नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं लिख सकते कि रिलेटिव के डेफिनेशन में आपकी गर्लफ्रेंड भी आ गई, आपका दोस्त भी आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको खुद को यू शुड डिटरमाइन फॉर योर सेल्फ, अ सीए शुड डिटरमाइन फॉर हिमसेल्फ कि किसी भी केस में वो अपनी इंडिपेंडेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे, ठीक है। अब आप प्लीज इसको एक बारी पढ़ लो और कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो मुझसे पूछ लो। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। हमने आज क्या क्या पढ़ा?
सबसे पहले पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसका पढ़ा इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, और फिर हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस होती कितने तरह की, 2 तरह की, ठीक है। कहानी पसंद आई, मज़ा आया आज पढ़ने में? चलो इसको एक बार ही पढ़ लो, और कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो